नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष अशोक चावला जी। गुजरात कैडर के 1973 बैच के आईएएस अधिकारी अशोक चावला जी भारत सरकार के वित्त और नागरिक उड्डयन जैसे बेहद महत्वपूर्ण मंत्रालयों में सचिव रह चुके हैं। आर्थिक मामलों पर गहरी पकड़ रखने वाले अशोक चावला जी गुजरात से लेकर भारत सरकार में काम करने का 40 साल से ज्यादा का प्रशासनिक अनुभव रखते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारत की एक विनियामक संस्था है। इसका उद्देश्य स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। आज हम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष अशोक चावला जी से तमाम सवालों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। अशोक चावला जी, आपका स्वागत है दूरदर्शन की इस खास पड़ताल एक मुलाकात में। धन्यवाद। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का दरअसल काम है क्या? प्रतिस्पर्धा, जैसे कि आपने कहा, इसका अर्थ है कि बाजार में जो कंपनियां काम कर रही हैं वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा अच्छे रूल्स के हिसाब से अच्छे तरीके से करें, जिससे कि जो कंज्यूमर है उसका फ़ायदा हो, देश का फ़ायदा हो, अर्थव्यवस्था का फ़ायदा हो। इसके ढांचे के बारे में बताइए, आपके अलावा और कौन कौन है? ये कंपटीशन एक्ट 2002 है जो 2003 में पास हुआ था, मगर इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन अमल जो है 2009 से शुरू हुआ, क्योंकि बीच में कुछ लीगल इश्यूज थे। तो इसलिए ये संस्था 4 साल पुरानी है। जो कायदे में है कि एक चेयरमैन होगा और 2 से लेकर 6 मेंबर्स होंगे। सो आज की तारीख में जो कमीशन में चेयरमैन है और 5 मेंबर्स हैं, 6 लोग कमीशन के सदस्य हैं और बाकी अधिकारीगण वगैरह मदद के लिए हैं। आपने बताया कि 4 साल हुए इस संस्था को वाकई में अपना काम करते हुए। अब तक का कामकाज किस तरह का रहा है इस संस्था का? देखिए, शुरुआत में पहले तो लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं था, आइडिया नहीं था कि कंपटीशन प्रतिस्पर्धा आयोग क्या है, कंपटीशन एक्ट क्या है। तो कुछ मामले आते थे, कुछ कम आते थे। धीरे धीरे अब इसकी जो है नॉलेज बढ़ता जा रहा है, लोगों को जानकारी हो रही है, ट्रेड एसोसिएशंस को जानकारी हो रही है, नागरिकों को जानकारी हो रही है, और जो एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं कंपनियां, उनको जानकारी हो रही है। इसलिए अब हमारे पास मामले काफ़ी आ रहे हैं और उसमें तरह तरह के आते हैं, क्योंकि कंपटीशन एक्ट में जो हमारे पास पावर है वो सभी सेक्टर्स के ऊपर है, कोई स्पेसिफिक सेक्टर्स तक सीमित नहीं है। तो हमारा जो रेगुलेशन है वो पूरी इकोनॉमी के ऊपर है। सो फार्मास्यूटिकल रिटेल, जैसे कि जो दवाइयाँ बिकती हैं बाज़ार में, उस तरह के मामले आए हैं, सीमेंट क्षेत्र के मामले आए हैं, स्टील के आए हैं, और तरह तरह के फाइनेंशियल सेक्टर के इश्यूज आए हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के मामले आए हैं। वो हमने उन पे गौर किया है, कुछ अभी भी चल रहे हैं। मामले आते हैं, कितने फीसदी मामलों का आप निराकरण कर पाते हैं? देखिए, शुरुआत में जो कायदे में लिखा हुआ है, जब हमारे पास कोई भी चीज़ पेश होती है कि भाई ये कोई कहता है कि गड़बड़ चल रही है, उसको हम पहले प्रिलिमिनरी तौर से देखते हैं। उसी स्टेज पे 50-60% मामले हैं बंद हो जाते हैं। उसका कारण ये है, आप पूछेंगे इतने क्यों बंद होते हैं? उसका कारण ये है कि वो कई बार कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स होते हैं, कोई मसले होते हैं कंपटीशन एक्ट के नहीं होते, कंज्यूमर कोर्ट के होते हैं, कंज्यूमर फोरम के होते हैं, क्योंकि अलग एक कंज्यूमर एक्ट है, कंज्यूमर कोर्ट्स हैं। तो बाकी के जो मसले 40-50% होते हैं, जो हमको लगते हैं इसमें देखने जैसा है या डिटेल में जाने जैसा है, उनमें हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। हमारा एक अलग इन्वेस्टिगेशन विंग है, उसमें काफ़ी अधिकारी, उच्च अधिकारी हैं। वो लोग उसका डिटेल में मुआयना करते हैं और रिपोर्ट हमें पेश करते हैं कमीशन में। उसके बाद हम वो कमीशन में वो जो रिपोर्ट आती है और उसमें लिखा होता है कि साहब ये कंपनियों ने ये गलत काम किया मानिए, तो हम उनको भेजते हैं, फिर उनके वकील आते हैं, सुनते हैं, फिर उस पर फैसला होता है। उनमें से बहुत से फैसले ऐसे होते हैं जिनमें दंड होता है, कुछ में लगता है कि डायरेक्टर जनरल को लगता है या कमीशन को लगता है कि नहीं, मामला नहीं बनता है, तो वो बंद कर दिए जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि झूठी शिकायतें भी होती हैं। हो सकती हैं झूठी शिकायत। अब झूठी है कि नहीं ये कहना हमारे लिए मुश्किल है, मगर उसमें तथ्य नहीं निकलता है। तथ्य नहीं निकला, झूठी शिकायतें हुई, तो क्या आयोग ऐसी झूठी शिकायतों करने वालों के विरुद्ध भी कोई एक्शन लेता है?
नहीं, वो हम नहीं ले सकते हैं। हमें तो बस उस पर फैसला देना है कि हाँ, इस पे कंपटीशन एक्ट का केस बनता है या नहीं। किसी ने झूठी शिकायत करी है तो दूसरी कंपनी उनको जाके दूसरे कोर्ट्स में उनके ऊपर केस कर सकती है। कई बार यह भी देखने में आता है कि आयोग तो बन जाता है लेकिन शक्तियां उनको पूरी तरह से नहीं मिल पाती। क्या इस आयोग के पास पूर्ण शक्तियां हैं या फिर आप सरकार से और भी कुछ सहयोग चाहते हैं? ये देखिए, जो कायदा पास किया है पार्लियामेंट ने, हमारे पार्लियामेंट ने, वो तो एक बहुत ही मजबूत और रोबस्ट एक्ट है। और उसका कारण ये भी है कि दुनिया के दूसरे जो विकसित देशों हैं उनका जो कायदा है, उनका बेनिफिट यहाँ पे समझने का मौका मिला और उस बेसिस पे एक एक्ट बना है। इसलिए उसमें पावर्स तो सब हैं, मगर क्योंकि कायदा नया है, बाज़ार में जानकारी कम है, हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो भी अभी फ़िलहाल लिमिटेड हैं। लोग समझ रहे हैं कायदे का कैसे प्ले आउट होगा, और बिल्कुल नया लीगल फील्ड है, उस पर कोई भी जूरिस्प्रूडेंस खास अभी है नहीं, बनेगा जैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये थोड़ी सी कमज़ोरियां हैं, पर कायदे की कमज़ोरी नहीं है। राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति बनाने की आप कई बार वकालत कर चुके हैं। वाकई में यह नीति अगर बनती है तो किस तरह का परिवर्तन आएगा? कि एक्ट में या एक्ट के इन्फोर्समेंट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि एक बार पार्लियामेंट ने कायदा पास कर दिया है, वो सब कंपनियों पर लागू होता है, सरकारी कंपनियों पर लागू होता है, प्राइवेट कंपनियों पर लागू होता है। तो कोई उसमें उल्लंघन कर रहा है, उसके लिए तो एनफोर्समेंट पावर है। कंपटीशन पॉलिसी तो एक सरकार का एक बड़ा दृश्य या बिग पिक्चर है, जिसमें वो ये जाहिर करेंगे पॉलिसी के थ्रू कि हम जिन जिन क्षेत्रों में पॉलिसीज़ पूरी तरह प्रो कंपटीशन नहीं है, क्योंकि अभी कई पुरानी पॉलिसीज़ चल रही हैं, 1991 से पहले की चल रही हैं, उसके बाद की भी हो सकती हैं, बिफोर द एक्ट केम इनटू फोर्स, तो उन पॉलिसीज़ पे तवज्जो देके उनको चेंज करेंगे और एक फुल कंप्लीट फोकस कंपटीशन रिलेटेड होगा, वो आएगा। तो बहरहाल वो जो है कंपटीशन पॉलिसी जो है, उसका फोकस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर रहेगा, गवर्नमेंट की एंटिटीज़ के ऊपर रहेगा। चावला साहब, आपका काफ़ी लंबा प्रशासनिक अनुभव है। कई नीति निर्माता यह भी मानते हैं कि भारतवर्ष में नीतियां लागू करने में तमाम बार राजनीतिक और आर्थिक अड़चन सामने आती है। क्या यह सच है? देखिए, कुछ नीतियों में आ सकती है क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट होते होंगे, पर यहाँ तो जब एक्ट ही पास हो गया है, पार्लियामेंट ने एक्ट पास कर दिया गया है, तो उसमें तो कोई अब और तो कोई रुकावट कायदे की दृष्टि से तो आने का कोई स्कोप है नहीं। बाकी पॉलिसी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, सरकार के ऊपर है, वो हमारा निर्णय नहीं होगा और हमारे काम के ऊपर या एक्ट के इन्फोर्समेंट के ऊपर उसका खास असर नहीं पड़ेगा। पर एक माहौल बनेगा कि सरकार ने एक कंपटीशन पॉलिसी जाहिर करी है, तो जहाँ जहाँ अभी ये नहीं भी फॉलो होती हैं चीज़ें या पॉलिसीज़ अभी भी कोई पुरानी चल रही हैं, उनका मुआयना करके चेंज करी जाएंगी, तो उससे और सफलता मिलेगी। ये जो हमारे जो जिस दिशा में हम चल रहे हैं, जहाँ हमारा अर्थतंत्र चल रहा है, उसमें सहयोग मिलेगा। अब तक बतौर अध्यक्ष आपके कार्यकाल की क्या उपलब्धियां रही हैं? कौन से बड़े मामलों में आपने निर्णय दिया है? देखिए, एक तो सीमेंट का केस रहा है, उस पर काफ़ी चर्चा हुई है, लोगों ने लिखा है, जिसमें आपने 6000 करोड़ का जुर्माना लगाया था। जी हाँ। और एक जो दवाओं की विक्रेता हैं, वो लोग की जो जिस तरह अपना काम करते हैं बाज़ार में, उस पर भी हमने कई दंड लगाए हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में हमने दंड ही नहीं किया है कंपनीज़ में, मगर एक एपेलेट ट्राइब्यूनल के कहने से, उनके आदेश के हिसाब से हमने एक मॉडल एग्रीमेंट भी बना के पेश किया है, जो कि फॉलो अगर हो तो जो ग्राहक हैं या कस्टमर्स हैं रियल एस्टेट कंपनीज़ के, उनको फ़ायदा होगा। तो जिस जिस तरह के मसले हमारे सामने आते हैं उन पे हम फोकस करते हैं, पर एक ख़ास दृष्टि बिंदु हम सामने रखते हैं कि ऐसे मामले लिए जाएं, शुरुआत में उन पे ज़्यादा फोकस दिया जाए जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को फ़ायदा हो या उन पे असर पड़े। फार्मा सेक्टर पर आपकी काफ़ी मजबूती से नज़र है। क्या कुछ दिक्कतें आपको इस सेक्टर में दिखाई दे रही है?
देखिए, फार्मा सेक्टर के बेसिकली 2 या 3 लेवल्स हैं। एक तो प्रोडक्शन का लेवल है। प्रोडक्शन के लेवल में, मैन्युफैक्चरिंग के लेवल में हमने देखा है कि वो काफ़ी वेल रेगुलेटेड है। उसमें डायरेक्टर जनरल, ड्रग कंट्रोलर वगैरह हैं, तो उसमें कोई ख़ास हमें प्रॉब्लम नज़र नहीं आया है। दूसरा लेवल है जो दवा बनती हैं उनकी बाज़ार में जो सेल होती है, उसमें हमारे ध्यान पे जो आया, हमने कई उसमें ऑर्डर्स पास किए हैं कि जो विक्रेता हैं उनके ऊपर जो स्टेट लेवल एसोसिएशंस हैं या ऑल इंडिया केमिस्ट ड्रगिस्ट एसोसिएशन है, उनकी बहुत ज़्यादा मजबूत पकड़ है। और इतनी मजबूत पकड़ है कि वो दवा की कंपनियों को भी इनको दवा देने में या बेचने में उनके ऊपर रोक लगाते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं। जिस तरह के मार्जिन जिनको चाहिए होते हैं, वो अप्रूव्ड हों चाहे ना हो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के तहत, वो मांगते हैं दवाओं के बनाने वालों से। सो ये एक बड़ा फील्ड है जिसके ऊपर हमने कई ऑर्डर किए हैं और काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है, क्योंकि अब वो समझ रहे हैं कि जिस तरह आगे करते रहे हैं बिज़नेस और पीछे काम करते रहे वो नहीं चल पाएगा। तो इससे हमारे ख्याल से फ़र्क पड़ेगा। तीसरा फील्ड है जिस पे अब हम तवज्जो देंगे, वो हेल्थ केयर सेक्टर का है। स्पेसिफिकली फार्मा नहीं है, बट हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स, प्राइवेट, उनके किस तरह के तरीके हैं काम करने के, किस तरह के उनके अरेंजमेंट हैं दूसरे सप्लायर्स के साथ या दूसरे एजेंट्स के साथ। तो जो पेशेंट्स को कठिनाइयाँ होती हैं उन पे अब हम गौर करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा आयोग का जी, क्योंकि हेल्थ सेक्टर वाकई में मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे मरीज हैं और उनके तीमारदार जो काफ़ी परेशान होते हैं, जिस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, जिस तरह का व्यवहार किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर। जी, वो तो चलिए ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स का हुआ, पर कई बार जिस तरह के टेस्ट कराए जाते हैं, जिस तरह से कहा जाता है कि यहीं से रिपोर्ट लाओ या यहीं से अपनी दूसरी सेवा आपको मिलेगी क्योंकि हमारा इनसे टाई अप है वगैरह, ऐसी कई चीज़ें हैं जिससे कि पेशेंट्स को परेशानी भी होती है, कॉस्ट भी बढ़ सकती है क्योंकि अब्यूज़ हो जाता है और पेशेंट को पता नहीं लगता कि वो जो कुछ हो रहा है उसके साथ वो होना उचित है या नहीं उचित। और इसके अलावा मनमाना दाम भी लिया जाता है जांच के नाम पर। बिल्कुल स्वाभाविक है। और अभी आप काफ़ी गौर फरमा रहे हैं हवाई कंपनियों की, विमान सेवाओं की जो किराए की बेतहाशा वृद्धि है। कई बार आपने जांच भी की है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा ठोस निकल नहीं पा रहा है। आए दिन विमान कंपनियां जो है अपना दाम बढ़ाती हैं किरायों का। इसको हमने असल में कमीशन ने 4 बार देखा है भूतकाल में, और ये हकीकत है कि दाम कभी ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, मगर इसमें जो अब तक कमीशन ने पाया है कि इसमें एक तरह का हमको प्रूफ या एविडेंस कार्टेल का नहीं मिला है, मगर डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर्स की वजह से, ख़ास तौर से एक काफ़ी बड़ी एयरलाइन बंद जो हो गई उससे सप्लाई कम हो गई, मगर डिमांड जो है सो है बढ़ ही रही है थोड़ी बहुत। उस हिसाब से डिमांड सप्लाई के मिसमैच में कंपनियां फ़ायदा उठा जाती हैं, ख़ास तौर से जब कोई सीज़न ऐसे आते हैं, कोई त्यौहार का सीज़न होता है या टूरिस्ट सीज़न होता है, तो होली दिवाली का टाइम होता है, तो किराए बढ़ते हैं उसमें। तो हमारा जो काम है प्रतिस्पर्धा का, वो ये नहीं है कि मार्केट फंक्शन ना करे। एक तरह से तो अगर डिमांड सप्लाई के ऊपर ही चल रहा है तो दैट मीन्स प्रॉपर कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, मगर उसमें अगर कार्टेल का एलिमेंट है और उसको हम फिर खोजेंगे, अगर वो मिलता है तो कंपनियों को दंड होगा। अभी आपने बताया कि सीमेंट कंपनियों पर आपने जुर्माना लगाया था, क्या था यह पूरा मामला? उसमें यही था कि आपस में मिलजुल के ये पूरा प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, जो कि हो सकता था उनकी कैपेसिटी के हिसाब से, कम प्रोडक्शन कर रहे थे और क्षेत्र भी एक दूसरे के साथ मिलकर बांट रहे थे, जिससे कि रिटेल लेवल में जितना वो माल चाहते थे भेजना उतना ही आ सके। तो उसकी एक तरह से डिमांड के हिसाब से सप्लाई कम हो तो उनको उनके दाम ज़्यादा मिलते रहें और थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वो बनाते रहें, ये था केस। और अभी आपने हाल में ही कुछ जूता बनाने वाली कंपनियों पर भी जुर्माना लगाया है, यह मामला क्या था? ये एक बिड रिगिंग का मामला था। उनके टेंडर जब मंगाए गए
तो जहाँ तक मुझे याद है तो उन्होंने देश के विभिन्न भागों में होते हुए भी, और जगह जगह पे उनकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं, टैक्स वगैरह भी अलग है, लोकल टैक्सेस, फिर भी उन्होंने एक ही तरह के रेट भरे। तो ये बिड रिगिंग या कार्टेल इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट है। तो ऐसे भी केस आते हैं हमारे पास, तो उन पे भी हम कमीशन को पावर्स है उनको पेनल्टी लगाने की। बतौर अध्यक्ष आपने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं देश में, और आगे जो आपका कार्यकाल है उसमें आप क्या कुछ करना चाहते हैं बतौर अध्यक्ष? देखिए, जैसे मैंने कहा, जिन एरियाज़ में वाइडेस्ट इम्पैक्ट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये होगा कि कुछ राहत मिल सकती है, वो एरियाज़ पे हम कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हुए, जैसे कि हेल्थ सेक्टर हुआ, कोई फील्ड ऑफ एजुकेशन हुआ, इन चीज़ों पे हम करेंगे। बाकी जो हमारे पास केस आते रहेंगे और लोग हमारे पास अपनी फरियाद लेके आएंगे, उनको हम मना नहीं कर सकते, वो तो हमें उसका निकाल करना ही है। एक तरफ ले जाना है या उसका फैसला उनके फेवर में होगा या नहीं होगा, वो हम तो लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएंगे ही, मगर एक तो हमारा ये फोकस रहेगा। दूसरा अटेम्प्ट ये रहेगा कि हम अपनी जो इंटरनल कैपेसिटी है, हमारे लोगों की काबिलियत है, उसको कितना हम आगे बढ़ा सकें और ऊंचा ले जा सकें। देश में जो पुट्स मिल सकते हैं वो लेते हैं, दूसरी कंट्रीज़ जिन्होंने काफ़ी इस पे काम किया है, तरक्की करी है, उनसे हम इनपुट्स लेते हैं। कुछ कंट्रीज़ के साथ हमारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी हैं। और तीसरा ये रहेगा कि जिन जिन लीगल फोरम्स में और कंपनियों के फोरम में हम जाके इसकी बात कर सकें कि भाई ये अब कायदा है, पुराना माहौल नहीं रहा है, आप सुधर जाइए, नहीं तो ये एक्ट आपके दरवाजे पे आके खड़ा होगा, वो हम करते रहें और आगे और करेंगे। और अब हम उसको मोर स्पेसिफिक जो एडवोकेसी या कम्युनिकेशन कर रहे हैं कुछ सेक्टर्स के साथ जिसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस एक्टिविटीज़ की। सरकार के 12-13 जो इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके साथ हम एक्टिवली ले रहे हैं, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स, क्योंकि कई नीतियाँ ऐसी हैं और कई प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स में भी होते हैं, तो वो सब स्टेट्स को एक साथ लेने का कोई पॉइंट नहीं है, मगर उनमें से भी जो थोड़े मोर एक्टिव स्टेट्स हैं जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा है, उनके साथ हमने संपर्क बढ़ाया है, उनके साथ काम चल रहा है। आयोग में तमाम पद खाली पड़े हैं, इनको भरने की आपकी रणनीति क्या है? खाली पड़े थे, अब हमने पीछे जो रिक्रूटमेंट किया है उसमें से काफ़ी भर जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा अब आगे वैकेंसीज़ नहीं रहेंगी, महीने एक में ये भरा जाएगा। बट अब हमको आगे देखना है कि कमीशन का काम बढ़ता जा रहा है, लोगों की अपेक्षाएं बहुत हैं, तो आगे का आर्किटेक्चर क्या होगा, क्योंकि अभी तक जो कैबिनेट ने मंजूर किया था कुछ साल पहले, वो पोस्ट भर जाएंगी, उतना तो आर्किटेक्चर हो जाएगा। बट अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल का क्या, तो उसके लिए हमने एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद को एक स्टडी दे रखी है कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए जो मोस्ट इफ़ेक्टिव हो, उसमें ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए और किस तरह उसको मीट करना चाहिए। वो स्टडी की ड्राफ्ट रिपोर्ट आ चुकी है, हम लोगों ने उनको कमेंट्स भी दिए, फाइनल रिपोर्ट आती होगी तो वो भी एक बेसिस बनेगा कि आगे चल के हम कैसे कमीशन को और इफ़ेक्टिव बनाते हैं। आपकी क्या राय है? 2 साल हो गए हैं आपको बतौर अध्यक्ष, क्या फ्यूचर होना चाहिए, किस तरह का एक्सपेंशन इसमें किया जाना चाहिए? देखिए, एक्सपेंशन तो ऐसे कुछ नहीं है, जो हमारे पास फरियादें आती हैं वो बढ़ती जाएंगी। अभी तक बहुत कम आ रही हैं, महीने की एवरेज 6, 7, 8 की है। इतना बड़ा देश है और केसेस आएंगे, तो हमें अपनी नंबर्स भी बढ़ाने चाहिए, क्वालिटी भी बढ़ानी चाहिए। दूसरा, भविष्य में बेंचेस तो नहीं होंगे, एक्ट में एक ही बेंच का प्रावधान है जो यहाँ पे है, मगर हो सकता है हमें रीजनल ऑफिस खोलने पड़े ताकि लोगों को और ज़्यादा जानकारी हो, लोग आगे आके समझें और जो फरियाद हो आगे ला सकें। तो ये सब जैसे जैसे होगा तो उस तरह हम काम करते जाएंगे, और जैसे जैसे हम डिसीशंस देंगे, जैसे जैसे फैसले देंगे, उससे भी कंपनियों को और आइडिया होगा कि कमीशन क्या कर रहा है, क्या कर सकता है
और किस तरह से उसमें माहौल में काम करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहे तो उसे क्या करना होगा? देखिए, वो शिकायत जो है कई तरीक़ों से आती है। व्यक्ति कर सकता है, ट्रेड एसोसिएशन कर सकता है, कंपनी कर सकती है। उसके लिए नॉमिनल फ़ीस रखी हुई है। व्यक्ति के लिए तो बहुत नॉमिनल है, कंपनियों के लिए थोड़ी ज़्यादा है। तो वो हमको ऑनलाइन भेज दें, साथ में ड्राफ्ट भेज दें, हम उसकी फरियाद को ध्यान में ले लेते हैं, उस पर गौर करते हैं। तो बड़ा सरल तरीका है, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड तरीका नहीं है। और जो इन्फॉर्मेंट है, एक्ट में जो शब्द प्रयोग किया गया वो इन्फॉर्मेंट का है, ये भी नहीं कि कंप्लेनेंट है। माने उसको चाहे कोई प्रॉब्लम हुआ ना हो, मगर उसे जानकारी है कि साहब इस क्षेत्र में ये गड़बड़ हो रही है, तो अगर वो हमको इन्फॉर्मेशन देता है वो काफ़ी हमारे लिए इनफ होती है। और कई बार ऐसा भी होता है, कोई इन्फॉर्मेशन दे के उसके बाद उसके ऊपर कोई दबाव वगैरह आता है तो विड्रॉ करना चाहता है, तो हमारे लिए उसका कोई मायना नहीं। हम तो अपनी उसका इन्वेस्टिगेशन चालू रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो हमें एंड तक पहुंचना है कि तथ्य है कि नहीं है, इरिस्पेक्टिव कि वो इन्फॉर्मेंट पीछे हटना चाहता हो तो भी। तो इसलिए कोई भी हमारे पास आए, नागरिक आए, एसोसिएशन आए, कंपनी आए, हम उसको लेते हैं। अब कुछ निजी बातें करेंगे। 40 साल का आपका लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है। गुजरात सरकार से लेकर भारत सरकार में आपने तमाम महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। कैसा रहा है अब तक का आपका सफ़र? मैं तो अगर मुझे फिर मौका मिले तो मैं तो फिर सिविल सर्विस में ही जाऊंगा। नहीं तो आजकल बहुत से युवा पीढ़ी के लोग कहते हैं कि सरकार की नौकरी करने जैसा नहीं है, पर मेरा तो ऐसा अनुभव नहीं रहा है। मुझे तो बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिला है और ये हो सकता है कि मुझे हर तरह की अपॉर्चुनिटी मिली है, इसलिए मेरा ये रिस्पॉन्स है। बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। तमाम ऐसे नौजवान हैं जो कहते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करना है, विदेश जाना है, सिविल सर्विसेज की तरफ कम रुख कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम कर रहे हैं। क्या आप संदेश देना चाहेंगे देश के नौजवानों को? देखिए, एक तो आजकल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, पहले जो थी उनसे बहुत ज़्यादा है। इसलिए चॉइस है तो लोग अपना चॉइस बनाते हैं। किसी को देश में रहना है, किसी को विदेश में रहना है, किसी को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, किसी को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मगर किसी भी देश में और ख़ास तौर के डेवलपिंग देश में पब्लिक सर्विस की इम्पोर्टेंस बहुत रहेगी और आने वाले 20, 30, 40 साल में मैं नहीं देखता कि कम हो, बल्कि बढ़ेगी। क्योंकि आजकल लोगों की उम्मीद, सोसाइटी की उम्मीद बहुत है कि गुड गवर्नेंस मिले, ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन मिले। उनकी जो रिक्वायरमेंट्स और एस्पिरेशन बहुत बढ़ गई हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्स मिले। इसलिए पब्लिक सर्विस का इम्पोर्टेंस और रोल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आने वाले सालों में भी। लेकिन इसलिए जवानों के लिए, नौजवानों के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फील्ड है जिसमें अगर वो जाएं तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। लेकिन बढ़ते हुए करप्शन की वजह से कहीं ना कहीं यह समस्या उत्पन्न होती है कि नौजवान सरकारी नौकरियों में आने से परहेज करते हैं। देखिए, दोनों ही हैं। कई लोग तो आना चाहते हैं कि अब उनको लगता है कि शायद इसमें से उनका कोई फ़ायदा होगा, ज़्यादा अनुचित फ़ायदा होगा। उस तरह के लोग नहीं रियली चाहिए, उस तरह के लोग नहीं आने चाहिए। बाकी जो करप्शन का फेज़ है, एक फेज़ आता है, वो थोड़ा बढ़ता है। जैसे जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, कुछ लोगों को उसमें से फ़ायदा मिलता है और वो अपना उसमें से करप्शन होती है। मगर ये कोई लंबा चलने वाला नहीं है। कोई भी आप देशों की हिस्ट्री देखिए तो जैसे जैसे पॉलिसी स्टेबलाइज हो जाती हैं, ख़ास तौर से इकोनॉमिक पॉलिसीज़, और उनमें क्लैरिटी आ जाती है, तो उसका स्कोप कम होता जाता है। और जैसे जैसे पब्लिक और गवर्नमेंट का इंटरफेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से होने लगता है, फेस टू फेस कम हो जाता है, और छोटी चीज़ों में, रोज़मर्रा की चीज़ों में इंटरफेस कम हो जाता है, करप्शन कम होता जाता है इमीडिएटली, और होता जाएगा। तो इसलिए उसमें उस वजह से घबराने की बात नहीं है। देश के जो नौजवान आईएएस की तैयारी करना चाह रहे हैं, परीक्षा में बैठना चाह रहे हैं, उनको आपकी क्या टिप्स होगी सफल होने के लिए? देखिए, 40 साल हो गए, इसलिए अब मैं टिप्स देने लायक तो नहीं रहा, क्योंकि आजकल किस तरह परीक्षा होती है, क्या सिस्टम है, मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है। मगर टिप्स तो वही है कि फोकस से काम करें, मेहनत करें, और एक दृष्टि बिंदु बना लें कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। डिटर्मिनेशन हो तो पहुँचेंगे वो।
40 साल का आपका लंबा तजुर्बा है, इसी नाते मेरा सवाल है कि जो देश में करप्शन बढ़ रहा है, इसको कैसे समाप्त किया जाना चाहिए? देखिए, कोई भी देश में करप्शन पूरा समाप्त नहीं होता है। कोई कहे कि ऐसी जगह है कि करप्शन बिल्कुल ही समाप्त हो गया, मैं नहीं मानूंगा, मगर कम होना चाहिए, कम हो सकता है। लेकिन भारतवर्ष में करप्शन आखिर दूर कैसे होगा? क्या ई गवर्नेंस से हम इसको कुछ हद तक दूर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं कि इसके 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक तो जो रोज़मर्रा की रिक्वायरमेंट्स हैं सिटीजन्स की, उसमें गवर्नमेंट से डीलिंग बिल्कुल कम हो जाना चाहिए। दूसरा, जो भी रिक्वायरमेंट रहती है सरकार से तो रहेगी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट सिटीजन्स की, वो फेस टू फेस के बजाय टेक्नोलॉजी से हो जानी चाहिए। पहले आपको याद होगा जो रेलवे की टिकट थी, कंप्यूटराइजेशन नहीं था, प्रॉब्लम रहता था। कंप्यूटराइजेशन आ जाने के बाद काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इसी तरह जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ कम्युनिकेशन आएगा, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस आएगा, कम हो जाएगी इंटरफेस और कम हो जाएगा स्कोप फॉर करप्शन। बाकी तो इसमें जो देने वाले हैं उनको भी मजबूत होना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी के साथ, मीडिया के साथ, उनको भी अपने आप को हौसला दिलाना होगा कि हर चीज़ में हम आगे बढ़ के दूसरी साइड का जो रिक्वायरमेंट है उसको पेश करने जाएंगे, उसको मीट करने जाएंगे, तो नेचुरली करप्शन कभी ख़त्म नहीं होगा। चावला साहब, मेरा आखिरी सवाल है जी, बेरोजगारी को लेकर। देश की संख्या लगातार, जनसंख्या बढ़ती जा रही है और उसी रफ्तार से बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। कौन सा हम ऐसा तंत्र विकसित करें कि देश में बेरोजगारी घट जाए? देखिए, इसमें कोई एक चीज़ से नहीं होगा, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो हमारा डेवलपमेंट हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, उसका बहुत ज़्यादा योगदान सर्विसेज सेक्टर से आया है। तो सर्विसेज सेक्टर में तो रोज़गारी बढ़ी है, मगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो एक तरह से स्टेगनेंट हो गया है या उसका डिक्लाइन हो गया है। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, होना चाहिए, हमारे पड़ोसी देशों में हुआ है। तो सरकार की नीति है, और अगर उसको सफलता मिले कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन काफ़ी बढ़े तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एग्रीकल्चर और रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर में तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ सकता, बट रिलेटेड सेक्टर्स में बढ़ सकता है, जो कृषि के साथ लिंक्ड हैं, एग्रो प्रोसेसिंग है, डेयरिंग है, दूसरी चीज़ें हैं, वहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। तो उस तरह की पॉलिसीज़ हों तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज की आपकी बात एकदम सच है कि आज की अगर रिक्वायरमेंट 10 लोगों की एम्प्लॉयमेंट देने की है कि 2 लोगों को मिल रही है, तो 8 लोग बेचारे इधर उधर घूम रहे हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं है जिससे कि सबका समावेश हो सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से इस खूबसूरत बातचीत के लिए, अपना बेहद कीमती समय निकालने के लिए। तो ये थे वरिष्ठ IAS अफसर और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष अशोक चावला जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का बखूबी जवाब दिया। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक नमस्कार।